हेलो, मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल जीनी में। आज हम 663 के लास्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे, 91 से लेकर 120 क्वेश्चन नंबर तक। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो 91 है और रिलक्टेंस मोटर के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि रिलक्टेंस जो मोटर होती है वो एक सेल्फ स्टार्ट सिंक्रोनस मोटर है। इसमें भी कोई डीसी एक्साइटेशन नहीं चाहिए होती है। ये जो है सिंक्रोनस मोटर है तो ये रन करेगी एक कॉन्स्टेंट स्पीड पे। एंड डी ऑप्शन की बात करें तो स्टार्ट हैज़ अ इंडक्शन मोटर एंड रन हैज़ अ सिंक्रोनस मोटर। तो 91 का वैसे तो सारे ऑप्शन इसमें, तो ऑल ऑफ दी जो है इसमें वैसे ऑप्शन को माना जाएगा। एंड पर आंसर की में इसका दिया है नीड नो डीसी एक्साइटेशन फॉर इट्स रोटर। तो आप मेरे को जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इसका आंसर सी होगा या इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। तो ये जो है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो। डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो कृपया करके जो है उसको जो है सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर जो जेई के प्रीवियस एंड आपके जितने भी एसएसए लाइनमैन हो गए एंड एई के जो क्वेश्चन पेपर्स हो गए एंड बाकी जितनी भी वीडियोस है वहाँ पर जो है समय समय से जो है वहाँ पर दे दी जाती है। तो आप जो है हमारे टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर हम 92 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, रोटर ऑफ अ स्टेपर मोटर हैज़। अब देखो स्टेपर मोटर का जो रोटर होता है वो इस तरीके से आपको जो देखने को मिलता है, ये पोल्स हैं स्टेप्स की फॉर्म में, ये जो है हमारा रोटर इसमें जो है मूव करता है। तो इसमें कोई भी हमें वाइंडिंग देखने को नहीं मिल रही है, कोई भी हमें ब्रशेस देखने को नहीं मिल रहे हैं और कोई भी हमें कम्यूटेटर नहीं देखने को मिलता है। तो 92 का हमारा आंसर हो जाता है ऑल ऑफ दीज। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका याद रख सकते हो इसको। एंड उसके बाद अगर हम 93 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, एन इंडक्शन मोटर इफ़ द एयर गैप इज इंक्रीज देन। अब देखो मैं एयर गैप में होता क्या है कि बेसिकली आपका जो रिलक्टेंस होता है ना वो बढ़ जाता है, मीन्स अपोजिशन टू द फ्लक्स बढ़ जाती है। इस अब हमें पता है कि जो इंडक्शन मोटर होते हैं उसका प्रिंसिपल सेम होता है ट्रांसफार्मर के जैसे, बट उसमें जो स्कैनरी होती है वो हम इसको क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। अब हमें पता है कि ट्रांसफार्मर में क्या है, एक कॉन्स्टेंट फ्लक्स डिवाइस है। अब देखो इसमें इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि जैसे आप एयर गैप को बढ़ाओगे तो हमें क्या करेगा, रिलक्टेंस बढ़ जाएगा एंड फ्लक्स आपका कम हो जाएगा। कांस्टेंट फ्लक्स के लिए हमें जो है एक्स्ट्रा मैग्नेटाइजेशन करंट चाहिए होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो आपका मैग्नेटाइजेशन पहले ये था अब बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपका एंगल बढ़ रहा है। और जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, मतलब कॉस का एंगल जब बढ़ता है तो पावर फैक्टर क्या होता है इसमें, रिड्यूस होता है। तो अब इस तरीके से भी याद रख सकते हो, या हमें पता है कि अपना फ्लक्स बढ़ेगा और इसमें मैग्नेटाइजेशन करंट बढ़ेगा, तो हम रख सकते हैं कि जो मैग्नेटाइजेशन करंट बढ़ने से पावर फैक्टर क्या आपका रिड्यूस हो रहा है। तो 93 का आपका हो जाता है सी, इट पावर फैक्टर विल रिड्यूस। अब देखो 94 क्वेश्चन नंबर जो है बड़ी बार रिपीटेड हुआ है और सेम इसमें स्लिप जब भी निकालने को आती है तो 4% स्लिप हमेशा होती है। तो आप जो टिक भी मार सकते हो डायरेक्ट अगर आपको रिस्क लेना है, वरना इसमें सॉल्व कर लेना, बट 4% ही स्लिप, जब भी देखो 4% ही आपकी जो है ऑप्शन में करेक्ट होती है। तो जैसे हमें पता है कि स्लिप निकालनी है, 400 वोल्ट है, 3 फेज़ है, 4 पोल की आपकी मशीन है, 50 हर्ट्ज़ आपकी फ्रिक्वेंसी है एंड ये आपकी आरपीएम है। अब हमें पता है कि 4 पोल में आपका 1500 आरपीएम होगा, तो एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस होता है, तो 60/1500 एंड इसमें अपनी कितनी निकलेगी, 4% ऑफ स्लिप। तो 94 का है सी आंसर। अगर हम 95 की बात करेंगे तो फ्रिक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल इज इक्वल टू। हमें पता है कि जो फ्रिक्वेंसी जो रोटर की फ्रिक्वेंसी होती है वो एस टाइम ऑफ स्टेटर की फ्रिक्वेंसी होती है। एंड स्टैंड स्टिल के केस में अपना जो स्लिप है वो 1 होगा, क्योंकि एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस है, एन आर अपना 0 होगा, एन एस अपॉन एन एस इज इक्वल टू 1। तो इसमें आ जाएगा अपना 95 का एफ, मीन सी आंसर आ जाएगा। अगर हम 96 क्वेश्चन की बात करते हैं, इन डबल केज इंडक्शन मोटर द इनर केज हैज़। अब देखो इसमें आप देख सकते हो ये हमारे पास जो है डबल केज इंडक्शन मोटर है, तो ये अपना आउटर केज है और ये आपका जो है लोअर केज है। तो आउटर वाले में क्या होगा, रेजिस्टेंस हाई होगा और रिएक्टेंस कम होगी। अब हमें पता है कि इंडक्शन मोटर में अगर हम स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस हाई होगा तो ज़्यादा अच्छा स्टार्टिंग टॉर्क हमें जो है देखने को मिलता है। तो स्टार्टिंग के समय में जो आपका इस तरीके से सर्किट कंप्लीट होता है और ये पैरेलल में कनेक्टेड है, और जैसे ही अपनी मोटर जो है वो अच्छी स्पीड में पहुंच जाती है, मीन्स आप बोल सकते हो 70 to 70% तक पहुंच जाती है सिंक्रोनस स्पीड की, उसके बाद ये शिफ्ट हो जाता है लोअर गेज में, जहाँ पर इसको जो है रेजिस्टेंस कम और रिएक्टेंस ज़्यादा जो है देखने को मिलती है। तो आप जो है इसका ये याद आता है, और ये दोनों जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ये अपर गेज एंड द लोअर गेज, ये आप याद रख सकते हो। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया कि इनर गेज मीन्स लोअर गेज, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होता है और रिएक्टेंस आपकी हाई होती है, और अपर गेज में रेजिस्टेंस ज़्यादा और रिएक्टेंस कम। तो इसको जो है याद करने का तरीका वही है कि स्टार्टिंग में आपको हाई रेजिस्टेंस चाहिए तो वो बाहर वाले केज में जाएगी, और जैसे रेजिस्टेंस ज़्यादा तो आप रिएक्टेंस को लो कर देना और इनर वाले में आपका उस हिसाब से हो जाएगा आपका, मतलब याद रख सकते हो। तो 96 का आपका हो जाएगा सी आंसर। अगर हम 97 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं,
द स्पीड ऑफ अ 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कैन बी कंट्रोल फ्रॉम द रोटर साइड बाय। अब हमें पता है कि एन आर इजिकल टू एन एस वन माइनस ऑफ एस, ये एन आर की वैल्यू निकाली है स्लिप से, एंड हमें पता है एन इजिकल टू 120 F/P एंड वन माइनस एफ की एन एस की वैल्यू डाली हुई है। तो अगर हम स्पीड को कंट्रोल करना है तो हम एक तो पोल चेंजिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे, एक हम फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करेंगे और एक हम स्लिप कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें जो आपके पास स्लिप कंट्रोल होते हैं, जैसे इसमें 3 पार्ट्स हैं, जैसे स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड। फिर आपका लाइन फ्रिक्वेंसी कंट्रोल में वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी कंट्रोल, कांस्टेंट वोल्टेज, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी। फिर आपका थर्ड पोल चेंजिंग मेथड एंड फोर्थ कैस्केडिंग कंट्रोल। तो आप जो है ये 4 याद रख सकते हो कि ये अपने मेथड्स होते हैं स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर है क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ अ 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कैन बी कंट्रोल फ्रॉम द रोटर साइड बाय। अब देखो स्लिप रिंग में हमें पता है कि वो रियोस्टैटिक कंट्रोल के थ्रू जो है वो कंट्रोल करेगा। तो अगर आप जो है मेरे को इसमें बता सकते हो, जब भी हम इसमें स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के थ्रू जब हम रियोस्टैटिक कंट्रोल करते हैं तो सबसे पहले हम स्टार में कनेक्टेड करते हैं या उसके बाद फिर डेल्टा में इसको कन्वर्टेड करके चलाते हैं स्टार्टिंग में। जैसे स्टार्टिंग में हमने स्टार में कन्वर्ट किया, रनिंग में डेल्टा, या फिर डेल्टा स्टार्टिंग में और रनिंग में स्टार बाद में। तो ये आप जो है मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर हम 98 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे, और कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर आर यूजेस, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी एप्लीकेशन। तो ये रेफ्रिजरेटर्स में इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम 99 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे, तो फंक्शन ऑफ द स्टील वायर इन एन ACSR कंडक्टर हिज। अब देखो सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि हम कंडक्टर में सबसे पहले हमने सॉलिड कंडक्टर लिया था, फिर स्टैंडर्ड कंडक्टर, फिर हमने जो है कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर, एंड फिर हम बंडल कंडक्टर का आप जो है इस्तेमाल करें। अब देखो सॉलिड कंडक्टर में अपने पास जो सॉलिड होगा, जैसे सॉलिड का पूरा एक वायर होगी वो सॉलिड फॉर्म में होगी, तो उसमें हमें बस प्रॉब्लम थी स्किन इफेक्ट की। तो स्किन इफेक्ट के थ्रू क्या हुआ कि करंट जो है हमारा कंडक्टर के बाहर मतलब कि जो सरफेस के उधर फ्लो करने लगा, तो अंदर वाले पोर्शन में करंट फ्लो नहीं करेगा, तो मीन्स यहाँ से वेस्टेज हो गई। फिर हम जो है स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए हम स्टैंडर्ड कंडक्टर में आए। तो स्टैंडर्ड कंडक्टर में हमने क्या किया कि एक सॉलिड कंडक्टर को लेने से बजाय हमने जो है छोटे छोटे उसको जो है स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो ये स्ट्रैंड्स हैं। एंड फिर हमने क्या किया कि लेयर को बढ़ा दिया। अब इसके वजह से क्या हुआ कि स्किन इफेक्ट जो है, देखो इसमें इतना करंट जा रहा है और इसमें जो है ये इसके बीच बीच में करंट जा रहा है, तो जो इफेक्टिव है स्किन इफेक्ट यहाँ पर कम हो जाता है। एंड इसकी वजह से हम देख सकते हैं एजेस भी कम होती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी कम होती है, और कोरोना लॉसेज जो होती हैं वो भी थोड़े जो है हमें कम देखने को मिलते हैं। बट हमारे पास जो है स्टैंडर्ड कंडक्टर में ये प्रॉब्लम होगी कि इसमें जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ ये दोनों क्या थी, कम थी स्टैंडर्ड कंडक्टर में। फिर हमें जो है इसमें फिर कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर में, जिसमें कि सेंटर में हमारे पास क्या होता है, स्टील होता है, एंड बार बार जो है एल्यूमिनियम होता है। इसमें तो हम आ गए, इसमें हमारे पास क्या था कि बट इसमें जो कोरोना लॉसेस थे वो इतने इफेक्टिव वे में कम नहीं हो रहे थे, ना स्टैंडर्ड कंडक्टर में और ना कि कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर में। तो फिर हम आ गए किसमें, बंडल कंडक्टर में। तो आजकल हम जो है ट्रांसमिशन में बंडल कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो बंडल कंडक्टर में क्या होता है कि जैसे 4 कंडक्टर होते हैं, 1 2 3 4 करके, उसको जो है बंडल में यूज़ किया जाता है। तो थोड़ा सा ही मैंने आपको जो है इन्फॉर्मेशन या कहानी दी थी कि आप जो है याद रख सकते हो कि किस तरीके से हम जो है बंडल कंडक्टर तक अभी तक पहुँचे हैं। तो यहाँ पर है कि द फंक्शन ऑफ द स्टील वायर इन एन ACSR कंडक्टर। तो इसकी जो डेफिनेशन पूछ ली जाती है, मतलब फुल फॉर्म पूछ ली जाती है ACSR की, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेइनफोर्समेंट। तो इसका जो स्टील का काम होता है वो इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड कंडक्टर में ये जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ थी वो हमें नहीं मिल रही थी, जो कि प्रोवाइड कौन कर रहा है आपको, कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर। अगर हम इसमें 100 क्वेश्चन की बात करेंगे, द स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर इज डिपेंड अपॉन। अब देखो, अब ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डिस्क है, ये हमारा कंडक्टर है, ये जो डिस्क है वो एक टावर के साथ कनेक्टेड है। तो इस टावर से लेकर इस कंडक्टर तक इस पूरे सेट को बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग जो एफिशिएंसी होती है वो होता है टोटल वोल्टेज अपॉन एन, एन इज द नंबर ऑफ द डिस्क, जैसे 1 2 3 इंटू वोल्टेज अक्रॉस नियरेस्ट डिस्क टू द कंडक्टर। जैसे ये V3 हो गया, यहाँ पर V3 V2 V1 वोल्टेज को डिवाइड किया जाएगा, जो इसमें जो वोल्टेज है वो V3 जो आपके इस कंडक्टर के पास में है। तो ये हमारी स्ट्रिंग की एफिशिएंसी का बन जाता है। तो इसमें क्या कि वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो करता है नंबर ऑफ द डिस्क इन द स्ट्रिंग। तो n जो है वो इसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। फिर इसके साथ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमें स्ट्रिंग एफिशिएंसी को अच्छा करना है, इम्प्रूव करना है, तो हमें कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एक तो होता है अपना लॉन्ग क्रॉस आर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। सेकंड चीज़ में होता है कि हम ग्रेडिंग ऑफ कैपेसिटर करेंगे, एंड थर्ड होता है आपका गार्डरिंग करेंगे। तो अगर ऑप्शन में आता है कि जैसे तीनों आते हैं एंड ऑल ऑफ दीज आता है, तो हम ऑल ऑफ दीज को टिक मारेंगे। और अगर हमें एक ही चुनने को आता है कि सबसे इफेक्टिव कौन है, तो हम किसको करेंगे, गार्डरिंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो जो शंट में कैपेसिटेंस होता है उसको वो ख़त्म कर देता है। अगर हम 101 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव
इफेक्ट ऑन द कोरोना। तो इनमें से ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वो इफेक्ट नहीं करता कोरोना में। हमें पता है कि जो कोरोना का फॉर्मूला होता है 242.2 F+25/del एंड VPH माइनस VC का होल स्क्वायर इंटू R/D हो जाता है। तो रेडियस एंड डिस्टेंस, तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो है वो, इसमें देखो लेंथ का कहीं पर इस्तेमाल नहीं किया गया। इसमें देखो स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर आ गया, वो तो आपका डी आ गया। लाइन वोल्टेज आ गई VPH हो गया, एंड कंडक्टर साइज हो गया वो आपका डी आ जाएगा। एंड इसके बाद नहीं, कंडक्टर साइड आपका आर आ जाएगा। एंड उसके बाद जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो है यहाँ पर हमें कहीं नहीं देखने को मिलती है। तो जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है वो कभी भी कोरोना के डिपेंड नहीं करता है। तो इसमें हो जाएगा 101 का आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर हम 102 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, व्हेन अ फॉल्ट अकर इन एन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन फर्स्ट, तो वो क्या करता है, सर्किट ब्रेकर ऑपरेट देन रिले, फिर रिले ऑपरेट देन द सर्किट ब्रेकर, या रिले ऑपरेट देन सक्सेसफुली द आइसोलेटर एंड द सर्किट ब्रेकर एंड नन ऑफ दिस। देखो सबसे पहले ये हमारे पास एक छोटी सी सिस्टमेटिक डायग्राम होती है। ये बस बार है, सर्किट ब्रेकर है, ये आपका CT है, ये आपका फॉल्ट हुआ, ये आपकी रिले कॉयल है, ये आपकी DC सप्लाई, ये आपकी ट्रिपिंग कॉयल है। तो फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि एक वैल्यू सेट की जाती है, रिले में एक वैल्यू सेट है। फॉर एग्जांपल की हमारी वैल्यू सेट थी 5 एम्पेयर तक की, रिले में एक वैल्यू सेट है। जैसे फॉल्ट आता है तो फॉल्ट में होता क्या है, फॉल्ट जो होता है जैसे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है तो उसमें क्या होता है कि करंट हमेशा आपका बढ़ता है, ठीक है। एंड पावर फैक्टर आपका क्या हो जाता है, पुअर हो जाता है, मीन 0 तक पहुंच जाता है जब भी आपका फॉल्ट अगर होता है। तो जब भी एक फॉल्ट अगर होगा तो CT ने क्या करना है कि आपका क्या करना है, मेजर करना है करंट को। तो हमेशा जो CT के प्राइमरी में जो कन्वर्ट करके मीन स्टेप अप वोल्टेज करते हैं, स्टेप डाउन आपका करंट होता है, तो 5 एम्पेयर तक का करंट है। तो रिले के पास जो है वो 5 एम्पेयर से जैसे ज़्यादा जाएगा तो रिले जो है वो ऑपरेट हो जाएगी। और जैसे रिले ऑपरेट होगी तो यहाँ पर DC सप्लाई कनेक्ट होती है। तो DC सप्लाई हमारे पास यहाँ पर इसलिए कनेक्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका फॉल्ट अगर होगा तो फॉल्ट अगर में क्या आएगी, जो आपके पास किसी भी ग्रिड से कहीं भी से भी आपके सबस्टेशन तक वो सप्लाई आएगी तो वो इंटरप्ट हो जाएगी। तो एक बैकअप प्लान के लिए हमें जो DC सप्लाई रखा जाता है, ये सबस्टेशंस के अंदर DC सप्लाई होती है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो आपका जहाँ पर हम पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पर भी हमारे पास बैंक चाहिए होता है, DC सप्लाई का बैंक चाहिए होती है। वो क्यों चाहिए होता है और वो किस, क्या नाम है उस बैटरी का, एंड जो हमारे पास सबस्टेशन में जो बैटरी होती है वो क्या नाम है। मीन्स फॉर एग्जांपल निकल आयरन बैटरी है या लेड एसिड बैटरी है, ये आप मेरे को सबस्टेशन और जनरेटर पावर प्लांट की बैटरियों के नाम बता सकते हो। एंड हमारे पास जो है DC का तो मैंने बता दिया कि जो सबस्टेशन में हमारे पास DC सप्लाई क्यों इस्तेमाल की जा रही है। तो आप मेरे को जनरेटर में बता सकते हो कि हम क्यों इस्तेमाल करते हैं DC सप्लाई वहाँ पे, क्योंकि हम इसमें जो है सेल्फ एक्साइटेशन ही इस्तेमाल कर रहे हैं। बट क्यों हम जो है DC सप्लाई अलग से हमारे पास जो है बैकअप में रखा जाता है जनरेटर पावर प्लांट्स में, तो आप जो है मेरे को बता सकते हो, मीन्स हाइड्रो पावर प्लांट में। तो जैसे आपका रिले ऑपरेट होगी, DC सप्लाई जाएगा ट्रिपिंग कॉयल के पास, जो फोर्स आएगी एंड जिसके थ्रू आपका जो सर्किट ब्रेकर है फिर वो ओपन कर देगा यहाँ पे। तो ये होता है, सबसे पहले आपका रिले ऑपरेट होती है, रिले के बाद आपका क्या होता है, ऑपरेट सर्किट ब्रेकर। जैसे सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो जाता है या जैसे इसको ठीक करना है, कोई मेंटेनेंस में करना है या ऑपरेशन में करना है, तो सर्किट ब्रेकर के आसपास हमें आइसोलेटर लगाया जाता है इसको ब्रेक करने के लिए कम्प्लीटली फ्रॉम द लाइन। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आपका, आपने सुना होगा कि एक फ्रंट इफेक्ट होता है, जब भी आपके नो लोड कंडीशन या आपका लाइट लोड होता है रिसीविंग एंड में, तो वहाँ पर एक चार्जिंग करंट प्रोड्यूस होता है जो कि ठीक नहीं होता है एंड इसके थ्रू शॉक भी लग सकता है। तो जिसकी उससे आइसोलेट करने के लिए हम आइसोलेटर्स लगाते हैं। और इसका क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आइसोलेटर्स होता है वो सर्किट ब्रेकर के आगे एंड पीछे लगाया जाता है एंड इनकी रेटिंग के पीछे, रेटिंग के ऊपर बात की जाती है। तो आप जो है रेटिंग के बेसिस में आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आइसोलेटर की रेटिंग क्या होती है। तो 102 का हो जाएगा अपना बी आंसर। अब 103 की बात करते हैं, विच मोटर शुड नॉट यूज़ इन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में कौन सी मोटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये याद करना पड़ेगा। सीरीज मोटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। एंड फिर आपका 104, फॉर अ क्विक रिवर्सिबल द मोटर प्रेफरीज, तो इसमें जो है DC मोटर का जो इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि सबसे फास्ट है ये, इसको उल्टा चलाना। एंड 105 की बात करते हैं, इन एन इलेक्ट्रिकल प्रेस माइका इज़ यूज़, ये भी याद करने वाली चीज़ है। तो माइका जो है वो इंसुलेटर के जैसे जो है काम करेगा। एंड 106 की बात करते हैं, द पावर फैक्टर एट विच द डायरेक्ट आर्क फर्नेस ऑपरेट इज, तो ये क्या है, लो लैगिंग में जो है काम करेगा, इसकी कंस्ट्रक्शन के बेसिस में बात हो रही है। फिर हम 107 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, एन एडवांटेज ऑफ PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट इज डैट। ऑप्शन के बेस में बात करते हैं, इट इज़ फ्री फ्रॉम द फ्रिक्शन एरर। देखो फ्रिक्शन से एरर से फ्री कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल केस में नहीं होता। एंड फिर आते हैं बी में, इट हैज़ अ हाई टॉक टू वेट रेशियो ऑफ द मूविंग पार्ट, ये होता है
सी की बात करते हैं हैज़ अ लो टॉर्क टू वेट रेशियो नहीं, एंड कैन बी यूज़ फॉर बोथ एसी एंड डीसी नहीं। पीएमएमसी हमारे पास सिर्फ डीसी के ऊपर काम करता है, और इंडक्शन मोटर जो इंडक्शन के जो ऊपर अपना जैसे एनर्जी मीटर है तो वो आपका एसी के ऊपर काम करती है, और एक और आपका होता है रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट होता है, वो भी आपका एसी के ऊपर काम करता है। तो अब हम इसके बात करेंगे कि हाई टॉक टू वेट रेशियो। देखो टॉक टू वेट की बात करते हैं, जो वेट की बात करेंगे तो वो पॉइंटर होगा, एंड पॉइंटर जो है वो वेरी लाइट इन मतलब कि वेरी लाइट एल्यूमिनियम का जो है इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये आपका कंडक्टिंग एंड नॉन मैग्नेटिंग होता है। टॉर्क से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात करते हैं, तो अपना क्या है कि जो पॉइंटर का जो वेट होता है वो बड़ा ज़्यादा लाइट होता है, तो इसको ये कम हो जाएगा। एंड टॉक टू वेट रेशियो में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है जिसके प्रिंसिपल के ऊपर ये काम कर रहा है। एंड यहाँ पर जो है परमानेंट मैग्नेट्स है, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में परमानेंट मैग्नेट का जो फ्लक्स डेंसिटी होती है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेट से, क्योंकि हमें क्या करना होता है कि जो साइज़ होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का वो हमेशा बहुत से छोटा रखना पड़ता है। तो छोटे में जो सबसे इसमें हेल्पफुल होता है, या जो आपकी फ्लक्स डेंसिटी बेहतरीन देता है, वो सिर्फ परमानेंट मैग्नेट ही हमें प्रोवाइड करके देता है। तो टॉक टू वेट रेशियो हमें जो है ओवरऑल बढ़ जाती है। टॉक टू वेट रेशियो हमें क्या बताता है, ये हमें सेंसिटिविटी बताता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अब क्या है कि जो सेंसिटिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन एरर एंड द फ्रिक्शन एरर हमें जो देखने को मिलता है। और सेंसिटिविटी जो है वो आपका क्या होता है 1/I करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन का करंट, या सेंसिटिविटी इज इक्वल टू R/V हो जाता है। तो सेंसिटिविटी इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप बोल सकते हो एक तरीके से इम्पिडेंस। तो ये जो चीज़ें मैंने इसकी बताई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें पीएमएमसी में हम एडी करंट डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट्स में जहाँ पर भी परमानेंट मैग्नेट्स होंगे वहाँ पर हम एडी करंट डैम्पिंग का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम मेरे को जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि जो पीएमएमसी है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, जैसे कि लॉरेंस के ऊपर बात करता है, या सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर बात करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर बात करता है, या फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बात करता है, या आपके I2RT हीट इफेक्ट के ऊपर काम करता है। तो आप जो है मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप जो है कमेंट सेक्शन में नहीं बताओगे तो उसके बाद जो मैं इसको एक हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में फिर एक वीडियो डलेगी क्वेश्चन पेपर की। तो उसके बाद 829 है, 2 क्वेश्चन पेपर और हैं, 581 एंड 582 समथिंग ऐसे एग्ज़ाम, मतलब पक्का पता नहीं बट ये शायद से हैं अभी करने को। अगर 108 की बात करेंगे तो डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर 8 से टेबल 4। तो देखो डायनेमोमीटर की अगर हम बात करेंगे तो देखो सबसे पहले अगर हम वाट मीटर की बात करेंगे तो ये आपको एवरेज पावर जो है मेज़र करके देगी। एंड हमारे पास इस तरीके से कनेक्शन होते हैं, तो ये हमारे पास सीसी कॉइल्स होती हैं, फिक्स कॉइल होती हैं, ये आपका पोटेंशियल कॉइल होती है। तो आप मेरे को जो बता सकते हो कि वाट मीटर में ये हाईली रेजिस्टिव होती है या हाईली इंडक्टिव होती है, और अगर दोनों में से कौन कौन सी होती है आप मेरे को जो है बता सकते हो। कौन से इंस्ट्रूमेंट में हाईली रेजिस्टिव का इस्तेमाल किया जाता है और कुछ में हाईली इंडक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है, कमेंट सेक्शन में बता दो। अब देखो डीसी और एसी की बात करते हैं, जब भी हमें जो है एवरेज पावर को मेजर करना है, तो यहाँ पर डीसी में बात करें तो हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं जिसमें हम कर सकते हैं। एक होता है अमीटर वोल्ट मीटर मेथड, वोल्ट मीटर अमीटर मेथड, और एक होता है तुम्हारा ईएमएमसी डायनेमोमीटर टाइप मेथड। फिर उसके साथ एसी की बात करें तो इसमें सेम आपका ईएमएमसी टाइप वाट मीटर मेथड होता है जो आपका सिंगल वाट मीटर है। फिर आपका एसी में 2 वाट मीटर मेथड जो है हमें देखने को मिलता है। तो 2 वाट मीटर मेथड से क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप जो है कर सकते हो खुद से। तो यहाँ पर आपका क्या है डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर, तो एसी और डीसी दोनों मेजर करते हैं। तो सिंपल पीएमएमसी सिर्फ एसी डीसी मेजर करेगा, एनर्जी मीटर आपका एसी मेजर करेगा, बाकी एसी डीसी सारे। एंड इसमें जो आपका बाकी एक जो चीज़ मैंने ऊपर बताई थी क्या है उसका नाम, रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी इसी ही मेजर करेगा। अब 109 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट कैन बी कॉज बाय द राइज इन द टेम्परेचर। तो हमें पता है कि जो बीजेटी है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, मॉसफेट पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। अगर बीजेटी नेगेटिव है, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट आपका बढ़ेगा, तो इंक्रीज इन द बीजेटी करंट हो गया। मॉसफेट अगर आपका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट आपका कम हो जाएगा, तो डिक्रीज इन द मॉसफेट करंट। अब 110 की बात करते हैं, ये आपको जो है एक्सप्लेन करना है कमेंट सेक्शन में, थोड़े से आपको भी कष्ट करना है। तो इन एन इंक्रीजिंग द बेस रिकम्बिनेशन ऑफ अ बीजेटी विल इंक्रीज, तो ये क्या है ब्रेक डाउन वोल्टेज एंड VBCEO। इसमें क्या है कि मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, बट इसमें क्या है कि मेरी जो फाइल है ये वाली वो करप्ट हो गई, तो उसकी वजह से जो है सब कुछ हट गया, तो फिर थोड़ा जितना मेरे को लगा मैंने वो लिख दिया, बाकी फिर मेरे को मन नहीं किया फिर लिखने का। तो 111 की बात करेंगे हम, तो नेगेटिव फीडबैक इन एन एम्पलीफायर की बात करेंगे। तो हमारे पास जो है ये आपका फीडबैक है, नेगेटिव में ये प्लस लग जाता है यहाँ पे। तो क्या होता है कि जो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के थ्रू आपका क्या होता है कि गेन रिड्यूस हो जाता है, और नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर की यही सबसे बड़ी जो है डिसएडवांटेज एक है, और ये सबसे बड़ी है। अब क्या होता है कि जो हमारे पास जो होता है गेन बैंडविड्थ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की फॉर्म में रखा जाता है। अगर हमारे पास नेगेटिव फीडबैक में गेन कम होगा तो हमारे पास जो है
बैंड विड्थ जो होती है वो बढ़ जाती है, या हम इसको बोलें हाई फ्रिक्वेंसी को बढ़ा के हम लोअर फ्रिक्वेंसी को घटा के भी बैंड विड्थ को जो है बढ़ा सकते हैं। तो अब होता क्या है कि नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के थ्रू हमारी जो स्टेबिलिटी है वो सबसे अच्छी हमें जो है देखने को मिलती है, जिसके थ्रू हम नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करते हैं, रिड्यूस इन गेन, इंक्रीजिंग नॉइस, रिड्यूस इन गेन एंड विड्थ, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी, फेज डिस्टॉर्शन। तो जो आपका नेगेटिव फीड है वो क्या करता है कि फ्रिक्वेंसी और फेज डिस्टॉर्शन और हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करता है। बट इस फॉर्म में अगर जो मेरे को इसका आंसर लगता है वो है इसका आंसर फिर ए, बट आंसर की में दिया है रिड्यूस द गेन एंड द बैंडविड्थ, ये प्रोविजनल आंसर की में दिया है, क्योंकि देखो आप क्या है कि गेन को कम करोगे तो बैंडविड्थ आपकी बढ़ती ही बढ़ती है। तो इसमें आना चाहिए था रिड्यूसिंग द गेन एंड इंक्रीजिंग इन द बैंडविड्थ। तो आप जो है मेरे को 111 का जो है आपको क्या लगता है आंसर, तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर हम 112 की बात करते हैं, 112 में जो ओपैम होता है ना, आइडियल ओपैम एम्पलीफायर, उसके यही क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, या आपका वोल्टेज गेन हो गया, आउटपुट रेजिस्टेंस हो गया, बैंडविड्थ हो गया, स्लू रेट हो गया, NCMMR हो गया। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की बात करते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6, बस ये 6 क्वेश्चन इकट्ठे बनते हैं। तो ये आप जो है इसको रट्टा मार सकते हो ओपैम में से, बाकी इसमें से नहीं बनता। अगर हम 113 क्वेश्चन की बात करेंगे, फॉर एन सर्किट शो बिलो द आउटपुट इज गिवन बाय। अब देखो ये हमारे पास एक्सोर का सिंबल है, एक्सोर में ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे, तो हमें पता है कि यहाँ पे लेते हैं एक्स और एक्स क्या है इसमें, तो एक्स और एक्स का कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स और एक्स का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर फॉर एग्जांपल एक्स और एक्स कॉम्प्लीमेंट इसमें 0 होता है तो इसमें आगे 0 चल जाएगा, एंड उसके बाद जो है 0 और एक्स का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पर एक्स निकल जाएगा। आंसर जो आउटपुट है वो एक्स हो जाएगी, फॉर एक्स और एक्स पहला केस बन गया तो आंसर आएगा 0। तो 113 का बन जाएगा आपका एफ इजिकल टू 0 आउटपुट। 114 टू कम्प्लीमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 17। अब देखो क्या होता है कि जो 17 का टू कम्प्लीमेंट होगा तो -17 निकलेगा, तो इसमें साइन मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल किया जा रहा है नेगेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 1 जो है 0 को रिप्रेजेंट नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा एंड 0 पॉजिटिव को। तो अब इसमें बात करेंगे कि 17 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 0 0 0 1, एंड फिर इसका कम्प्लीमेंट फर्स्ट करेंगे, फिर ऐड ऑफ 1 कर देंगे, एंड फिर इसमें जो है 1 को इसलिए दिखाया जाएगा कि ये हमें नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 114 का हो जाएगा अपना सी आंसर। 115 रिपीटेड क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ द 2 to 1 मल्टीप्लेक्स रिक्वायर्ड टू रिलीज 4 to 1 मल्टीप्लेक्सरीज, यही क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो इसको एक ट्रिक होती है 4/2 करना है, जैसे 4/2 इजिकल टू 2/2 + 1, मतलब इसमें लगा 4/2 तो 2 आया, फिर 2 को फिर से 2 के साथ करेंगे तो 1 आया, तो लास्ट के जो 2 आएंगे मीन्स इसके बाद जो 2 आएंगे उसको ऐड करना है, जैसे 2 + 1 तो 3। तो 115 का आंसर हो जाएगा 3। आई होप आपको अगर नॉलेज होगी तो आप समझ गए होंगे, अगर आपको इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे को आपको समझाना, क्योंकि थोड़ा सा ये लंबा टॉपिक और बेफालतू टॉपिक है। अगर 116 की बात करते हैं, विच इंपॉर्टेंट फैक्टर इन स्टडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मॉसफेट, तो वो है ट्रांस कंडक्टेंस। ये आप देख सकते हो 117 118 119 ये क्वेश्चन सेम रिपीटेड हुए हैं इसी क्वेश्चन पेपर में स्टार्टिंग में। ऑन फायरिंग एन SCR द गेट पल्स इज रिमूव एंड द करंट इन एन SCR विल। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वहाँ पर मैंने आपको समझाया हुआ है कि किस तरीके से आपका अगर हम SCR आपका एक बार ऑन हो जाता है, और अगर आपका लैचिंग करंट से ऊपर करंट होता है या लैचिंग करंट तक होता है, अगर इसमें गेट पल्स को भी हटा दोगे तो SCR का जो एनोड करंट होता है वो रिमेन सेम होता है। फिर नंबर सर्किट इज यूज इन द थायरिस्टर सर्किट 4, तो मैंने बताया था आपको dB/dt प्रोटेक्शन के लिए, और इनमें से ये भी बताया था कि जो आपका नेगेटिव ट्रिगरिंग है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो आपका सेकंड क्वेश्चन नंबर में मिल जाएगा। एंड UJT को यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पर ही। तो ये क्या है, रिलेक्शन ऑसिलेटर के जैसे जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर आपका 120 और 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर रिक्वायर्ड, तो इसमें 36 SCR और 6 पल्स डिवाइस में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो है हमारा 663 जो है वो पोस्ट कोड ख़त्म हो गया है। अभी हम जो है इसके अगले बात करेंगे 829 क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे, तो वो हमारे पास जो है अगले वीक तक जो है वो मिल जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन था मैंने आपको जो बताया था, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको लैचिंग करंट एंड होल्डिंग करंट के बारे में बता दिया था। फिर ये गेट करंट लैचिंग एंड होल्डिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। फिर ये आपके वेरियस ट्रिगरिंग मेथड थे। एंड यहाँ पर फाइल इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ी फाइल बन जाती नहीं है। अब यहाँ पर जो आपको प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, जो प्रोटेक्शन को भी मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। फिर आपका UJT भी एक्सप्लेन किया, तो सेम वैसे ही क्वेश्चन नीचे जो है वो बन गए हैं। तो आप जो है यहाँ पर जाके जो है देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपा करके कमेंट कुछ ना कुछ करना, सुझाव देना, एंड लाइक करना, शेयर करना, एंड थोड़ा सा सपोर्ट करना अगर मन किया तो। अगर नहीं सपोर्ट करना है तो लिख देना कि भाई हमने आपको सपोर्ट नहीं करना है,
आप ऐसे ही बनाते रहो। बाकी तो कुछ नहीं, चलो ठीक है फिर, धन्यवाद।